नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुल और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। और आज हम बात करेंगे तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को लेकर। जी हां, रूस और नाटो फोर्सेस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा। वहीं बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और रूस की सेना के बीच कभी भी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है। बाइडेन ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के साथ तकरार की स्थिति में है और ये बहुत ही अलग स्थिति है और जल्द ही चीजें और बिगड़ सकती हैं। अमेरिकी नागरिकों को जल्द ही यूक्रेन से बाहर निकल जाना चाहिए और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने जाएंगे। लेकिन चर्चा से पहले आपको बताते चले कि युद्ध के खतरे के बीच रूस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और रूस ने गुरुवार को बेलारूस की सेना के साथ युद्धाभ्यास शुरू किया। इसके साथ ही हाल ही के सालों में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास इसे माना जा रहा है, जिसमें टैंक, लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ हजारों सैनिक भाग ले रहे हैं। बेलारूस में यह अभ्यास 20 फरवरी तक चलेगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक 30,000 से ज्यादा रूसी सेना भाग ले रही है। और इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से $2,000 मिलियन के सुरक्षा सहायता यूक्रेन भेजी गई थी। पूर्वी यूरोप में तनाव के मद्देनजर अमेरिका 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर है और रूस के तनाव से हमले से मुकाबले के लिए ब्रिटेन के यूक्रेन को बड़ी संख्या में अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइलें और एंग्लो स्वीडिश एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दी है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि रूस की ओर से यूक्रेन की सीमा पर सबसे पहले टैंकों से हमले की आशंका है। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शिक्षाविद अभिषेक खरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अमरदीप त्यागी जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि जो विश्व है, जो इतने दिनों से हम इस मुद्दे पर चर्चा करते आ रहे थे, जिन हालातों पर हमने यूक्रेन और रूस और अमेरिका की चर्चा यहाँ पर की, तो अब ये स्थितियां बन रही हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी कई रिसर्च में चीजें निकलकर सामने आई हैं। आपके दृष्टिकोण से क्या वाकई में हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं? देखिए अंशुल जी, कोई शक नहीं है कि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि तीसरा युद्ध हो सकता है। लेकिन देखिए, अमेरिका ने अभी तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, एक तरफा लड़ाइयां लड़ी हैं। अमेरिका कभी इराक में पहुंचा, अफगानिस्तान में, वियतनाम में, एक तरफा इन द सेंस कि किसी एक यूक्रेन से महाशक्ति के साथ युद्ध नहीं हुआ। हालांकि वियतनाम में उसको मुंह की खानी पड़ी, अफगानिस्तान का भी उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है। और जिस तरह ये दोनों महाशक्तियों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, उस तरह से मुझे नहीं लगता है कि इनको युद्ध की स्थिति में जाना चाहिए या युद्ध हो सकता है। ये जरूर है कि दोनों अपनी जो मसल्स हैं पूरी तरह से दे आर फ्लेक्सिंग एंड दे आर शोइंग देयर पावर टू द वर्ल्ड। बट स्टिल, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो भयावह परिस्थिति थी उसको ये यूरोप देख चुका है, जापान ने एटॉम बम देखे, पूरे विश्व को मालूम है उसका क्या अंजाम हुआ था। और जिस तरह व्लादिमीर पुतिन ने अपने जो वेपन्स यानी कि परमाणु वेपन्स को यूज करने की धमकी दी, इनफैक्ट धमकी नहीं दी, उसने अपना जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। कैलिनग्राड में उसने अपना जो हाइपरसोनिक मिसाइल है किंजल, वो वहां पे उसके पहुंच चुके हैं। उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 ऑलरेडी डिप्लॉयड है और उसने दुनिया भर की फौज और दूसरे इक्विपमेंट वहां पे लगा दिए हैं। अमेरिका भी अपने वॉरशिप और पूरी फ्लीट लेके समुद्र में घूम रहा है। उसने अपने पोलैंड में अपने कमांडोज उतार दिए हैं, ठीक है। तो उस तरह की परिस्थितियां सब बनी हुई हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जो उसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा उसका अंदाजा सारा विश्व जानता है या क्या होगा, ये कहना बहुत मतलब अजीब सी परिस्थिति में लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में इस विश्व को पहुंचाना दोनों के लिए बहुत ही यू कैन से एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है अपने मसल्स, अपनी पावर्स और ये सारा हथियार सब कुछ दिखा के अल्टीमेटली जो है टेबल पे ही ये मैटर सॉल्व होगा। क्योंकि युद्ध से कभी भी कोई मैटर सॉल्व नहीं हुआ। अल्टीमेटली यू हैव टू सिट ऑन द टेबल। हाँ, अपनी पावर दिखा के हो सकता है कि अमेरिका थोड़ा बहुत झुके, रशिया थोड़ा बहुत पीछे हटे,
कुछ इस तरह का सिस्टम बन सकेगा, लेकिन युद्ध की स्थिति मुझे आज भी डाउटफुल लगती है। अमरदीप सर, नाटो देशों की क्या भूमिका है, क्योंकि नाटो को लेकर काफी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। देखिए, नाटो का जो सबसे बड़ा इशू है, नाटो जो कंट्रीज हैं, जो 28 कंट्रीज का जो गठबंधन है, इसमें यह है कि यदि किसी भी देश पे किसी भी एक्सटर्नल या किसी दूसरे देश का हमला होता है तो वो मिलिट्रीली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब जो यूक्रेन है, यूक्रेन बिल्कुल क्लोज टू और मतलब बिल्कुल सटा हुआ है रशिया से, और जैसे ही ये नाटो ज्वाइन कर लेता है, अमेरिका जो है लीगली, और नॉट ओनली अमेरिका, उसके जो बाकी और अलाइड कंट्रीज हैं, उन सबका एक लीगली ये फॉर्मेट हो जाएगा कि दे कैन डिप्लॉय देयर आर्म फोर्सेस इन यूक्रेन, जो रशिया किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगा, चाहे उसके लिए, जैसा अब स्थिति बनी हुई है कि वो परमाणु हथियार तक का इस्तेमाल करने को तैयार है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, उसके सर पर बहुत बड़ा प्रेशर हो जाएगा। तो ये है कि सारे पूरे यूरोप के कंट्रीज जो खास करके नाटो के जो सारे हैं, सारे अपने आप में सक्षम देश हैं, और यदि इतने सारे देश और सारे गठजोड़ करके रशिया को दबाना चाहेंगे, तो जैसे व्लादिमीर पुतिन की पर्सनैलिटी है या जो उसका व्यक्तित्व है, और जिस तरह रशिया की जो मिलिट्री हिस्ट्री रही है, तो उस तरह से झुकने वाले नहीं है। और यदि वास्तव में अड़े रहे तो यू बी रेडी टू, मतलब ऑल ऑफ अस बी रेडी टू सी द थर्ड ब्लास्ट ऑफ एटम बम और न्यूक्लियर वॉर हम देखेंगे फिर अपने सामने ही। बिल्कुल। अभिषेक जी, दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए अंशुल, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, या तो वो अगले हिटलर बन जाएंगे या वो पोप बन जाएंगे। हिटलर ऐसे बन जाएंगे कि स्थितियां लगभग उन्होंने बनाई दी हैं कि जिस तरह से वो अपनी बातों को लेके अड़ गए हैं, और उन्होंने यूक्रेन को पहले स्थल सीमा से बेलारूस, रूसी सीमा और डॉनबास से घेर लिया है। आज उन्होंने अपने 6 युद्धपोत लेके वो ब्लैक सी में अपने 6 युद्धपोत उन्होंने भेज दिए हैं। तो उससे अब क्या हो रहा है कि वहां पर पूरा उन्होंने उसकी समुद्री सीमा भी घेर ली है। तो ऑलमोस्ट पुतिन तो अपनी तरफ से तैयार हो गए। ये स्थिति लगभग वैसे ही है जो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले यूरोप में बन गई थी, कि बहुत सारे कंट्री जर्मनी के खिलाफ एक गठबंधन बना लिया था और बहुत सारे और जर्मनी एक तरफ आ गया था। इस तरह से अब रशिया एक तरफ आ गया है और रूस के और यूरोप के बहुत सारे देश एक तरफ आ गए। तो स्थिति काफी कुछ बन गई है उसी तरह से। अब इसमें हम अगर बात करें कि एक्चुअली में इस तरह की जो परिस्थिति बन रही है वो आगे कहाँ जा सकती है, तो जहां तक मैं मानता हूं कि लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता, ना रशिया लड़ना चाहता, ना अमेरिका लड़ना चाहता है, ना नाटो लड़ना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीछे भी दोनों नहीं हटना चाहते। और अब क्या है, बात इतनी आगे तक आ गई है धीरे धीरे करके पिछले 1 महीने में धीरे धीरे, कि अब स्थितियां इस तरह की बन गई हैं कि न तो अब कोई पीछे हटेगा और युद्ध की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी। तो इसमें एक जो बहुत ही समझदार किस्म की संस्था का या देश का रोल होना चाहिए वो था यूएनओ। यूएनओ का मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि जब अमेरिका ने कमांड अपने हाथ में ली तो यूएनओ अपने आप ही सेकेंडरी हो जाता है ऐसी कहानियों में। तो अब अमेरिका ही पूरा कंट्रोल कर रहा है और स्थिति ये बन गई है कि डेनमार्क ने ऑलरेडी अपना एक वॉरशिप भेजा हुआ है बाल्टिक सागर में। लिथुआनिया में F-16 फाइटर उन्होंने डिपोर्ट कर दिए हैं इस समय। फ्रांस ऑलरेडी जो रोमानिया में सेना भेज के रशिया के काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। हॉलैंड बुल्गारिया में भेज रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है, जैसा मैंने आपको बताया ना कि लगभग यूरोप में स्थितियां वैसे ही बन गई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले बनी थी। लेकिन अंतर ये है उस समय की और अभी की परिस्थिति में कि अभी हमारे पास एक पावरफुल यूएनओ है और बहुत सारे देश हैं जो अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है घुमा फिरा के जो स्थितियां बन रही हैं वो है वो रशिया वर्सेस अमेरिका। घुमा फिरा के बात वही आई जो 1945 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक जो प्रॉब्लम रही वही फिर आ गई है। तो अब इन दोनों देशों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। मेरा ऐसा सोचना है कि जब 1991 में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था और बहुत सारे उनके CIS कंट्री बन रहे थे, उस समय अगर नेटो ने उनसे वादा किया था
कि वो रशिया के आसपास नेटो के मेंबर नहीं बनाएंगे, रशिया के आसपास के देशों को अपना वो नहीं बनाएंगे मेंबर। तो मुझे लगता है इस बात को मान लेना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। आप ऑलरेडी 3 जो प्रमुख देश हैं, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया, उनको बना ही चुके हैं। तो अब यूक्रेन की आपको ऐसी क्या जरूरत है, ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा, रही क्रीमिया से शिक्षा लेने की बात कि भैया क्रीमिया एक बार कब्जा चुका है रशिया, अब वो यूक्रेन पे भी कब्जा कर लेगा। तो जब वो साफ शब्दों में बोल रहा है कि मैं यूक्रेन पे हमला इसलिए करने वाला हूं कि नेटो का मेंबर बनने वाला है वो, तो आप अभी की स्थिति में नेटो का मेंबर मत बनाएं उसे। आप ऑलरेडी 3 मेंबर बना चुके हैं, उसकी बॉर्डर पर पहले से ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे समझदारी से रूस को, नेटो को, अमेरिका को, नेटो को काम लेना चाहिए। इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए पुतिन के ऊपर कि वो फिर मजबूरी में आके अटैक करें। क्योंकि देखिए, अगर हम थोड़ा सा रशिया की स्थिति को भी विश्लेषण करें तो रशिया की स्थिति इस समय अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। बिल्कुल। उनके रूबल की कीमत गिर रही है, पुतिन की खुद की स्थिति बहुत खराब है उनके देश में। तो उन्हें भी कुछ ना कुछ ऐसा करना है, तो वो तो उसके लिए तैयार हैं जिससे देश में उनकी छवि वापस बने, वो फिर एक मान्य लीडर के रूप में आ जाएं। तो उनके लिए तो मुझे लगता है कि युद्ध एक तरह से उन्हें सेव ही कर देगा, उनकी इमेज बनाएगा और देश में वापस उनकी पकड़ मजबूत करेगा। वो बात अलग है वो बचे या नहीं बचे, या रशिया बचे या ना बचे, वो एक अलग मैटर है कि अगर वाकई युद्ध हो गया तो फिर ये कैसे स्थितियां होंगी। तो कुल मिला के ये है कि स्थिति इस समय खराब है। अब इसमें एक पक्ष यूरोप भी है। अब यूरोप के बहुत सारे देशों को ये भी प्रॉब्लम है, ये भी खतरा है कि अगर कहीं रशिया ने अपनी जो गैस सप्लाई वो यूरोप को करते हैं वो बंद की, तो इस समय अभी भी यूरोप के अधिकांश देशों में ठंड का मौसम चल रहा है, उनको बहुत जरूरत पड़ती है गैस की, क्योंकि घरों को गर्म रखना है, बिजली सप्लाई, इसके लिए गैस की लगातार जरूरत है। तो वो भी एक इनके लिए प्रॉब्लम है। रूस वो भी बार बार इनको धमकियां दे रहा है। तो स्थितियां कुल मिला के ये हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल 2 जो उनकी नई मांगे हैं इस समय, लेटेस्ट जो वो 2 मांग कर रहे हैं कि भैया एक तो रूस को नाटो, उनके आसपास के देश का कोई भी देश मेंबर बनने के लिए नेटो रूस को एक वीटो पावर दे कि वो डिसाइड कर सके कि ये देश मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा। और दूसरा उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को तो आप मेंबर बिल्कुल मत बनाइए। ये उनकी लास्ट शर्तें हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अगर नेटो इस चीज को मान लेता है, अमेरिका इसको मान लेता है, तो इसमें कहीं बुराई नहीं है। फालतू के फिजूल के युद्ध में उलझने से, दुनिया को युद्ध के खतरे में डालने से, वैसे भी कोरोना के कारण पूरे विश्व के अधिकांश देशों की, यूरोप सहित सबकी स्थिति खराब है, और बुरी स्थिति में डालने में मुझे लगता है बचना चाहिए। पोप भी हैं, वो भी यही मांग कर रहे हैं कि युद्ध से बचना चाहिए, इन देशों को शांति से बात करना चाहिए, और शांति ही अल्टीमेटली रास्ता निकालेगा किसी भी समस्या का। और यहाँ जो मुझे अभी लग रहा है, अभी की स्थिति में तो शायद नेटो को, अमेरिका को रशिया की बात मान के फिलहाल इस मामले को ठंडा करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहुंच है रशिया की, ऑलरेडी उन 3 देशों के माध्यम से। तो यहाँ पे ज्यादा अड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा सोचना। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर यहाँ पर बात की जाए रूस की, तो रूस से कभी भी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है, ऐसा जो बाइडेन ने कहा है, और वहाँ के लोगों, जो अमेरिकी नागरिक हैं, उनसे भी कहा है कि वो यूक्रेन जल्द से जल्द छोड़ दें। तो इस स्थिति को देखकर रूस ने भी युद्धाभ्यास जो है वो शुरू कर दिया है। तो इस समीकरण को किस तरीके से देखें? देखिए, एक्चुअल में ये अभी जो परिस्थिति है, ये मूंछों की लड़ाई हो चुकी है। यदि आज अमेरिका अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, या ये कह देता है कि ठीक है, मैं यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाऊंगा, तो पूरे विश्व में उसकी जो फजीयत होगी, और यूक्रेन से जो मीडिया और दूसरे लोग कहेंगे, देखें अमेरिका ने रशिया के सामने घुटने टिका दिए, उसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। यदि रशिया ये कहे कि ठीक है, मैं विड्रॉ कर रहा हूं और मैं यूक्रेन को कुछ नहीं कहने वाला, तो तब कहेंगे कि रशिया ने घुटने टिका दिए। तो दोनों के लिए एक प्रेस्टीज इशू बन गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों अपने अपने जो वेपनरी जो है लेके वहां बैठे हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि यदि कोई सा भी एक देश, मतलब पहले तो ये आता है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, पहले कौन सा देश शुरू करेगा, अमेरिका करेगा या रशिया करेगा, या मतलब एक तरह से बोलिए नाटो या यूक्रेन। यूक्रेन की तो कोई स्थिति है नहीं, यूक्रेन अपने आप में उतना सक्षम नहीं है कि रशिया का मुकाबला कर सके। यदि कुछ सक्षम उसकी ताकत बनती है तो सारे नाटो कंट्रीज मिलकर ही उसकी एक ताकत बन जाते हैं। तो उसमें सवाल उठता है कि यदि रशिया ये
प्रॉमिस करे कि ठीक है, क्योंकि यूक्रेन नाटो में जुड़ने का यूक्रेन को क्या वो है फायदा। यूक्रेन जो है नाटो से सिर्फ इसलिए जुड़ना चाहता है, उसको ये खतरा लगता है कि कल को जिस तरह क्रीमिया रशिया ने कब्जा लिया, कि कहीं ये पूरे के पूरे यूक्रेन को फिर से ना कब्जा ले, वापस से ये रशिया का हिस्सा ना बन जाए। तो इस परिस्थिति को अवॉइड करने का या तीसरे विश्व युद्ध को अवॉइड करने का अभी सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि रशिया ये प्रॉमिस करे कि आई विल नॉट इन्वेड यूक्रेन एट एनी कॉस्ट व्हाटसोएवर इट इज, एंड यूक्रेन ये प्रॉमिस करे कि ठीक है मैं नाटो का मेंबर नहीं बनूंगा। तो इस तरह दोनों तरफ से ये पहल हो तो ये परिस्थिति डिफ्यूज हो सकती है, वरना जिस तरह की परिस्थिति चल रही, क्योंकि इसमें जरा सा एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा जो चिंगारी जो है वो एक पूरे जो है आग का रूप ले लेगी, और उस आग में या तो देखो नाटो कंट्रीज सभी शामिल हो गए तो समझो विश्व युद्ध हो ही गया, और यदि नाटो कंट्रीज यूक्रेन की हेल्प नहीं करते हैं तो यूक्रेन को कोई रशिया ने कब्जा ही लेना है। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, और जिस तरह ये दिखा रहे हैं कि अपना अमेरिकन जो है, अपने अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं या अमेरिकन जो मूल के लोग हैं जो यूक्रेन में हैं, उनको वापस बुला रहे हैं, अपनी फौजों को वो ड्रॉप कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, उसको सहायता पहुंचा रहे हैं बाकी सभी लोग। तो उस तरह जिस तरह बिल्डअप हो रहा है उस तरह से तो लगता है कि हम अपने लाइफ टाइम में बहुत जल्दी ही ये एक सीन ऐसा देखेंगे जो नहीं देखना चाहिए किसी को भी, या किसी के लाइफ टाइम में ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बिकॉज अब सवाल यूएनओ का था, यूएनओ ये खुद तो यूएनओ है, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, यही तो यूएनओ है, और कौन है बाकी, और किसी की सुनता कौन है, और ये खुद ही सारे लड़ रहे। तो कौन ऐसा हो जो इनके गले में घंटी बांधे। देखो कोई भी देश, वो देश किसी भी देश को प्रेशराइज कर सकता है जिसके कोई कंट्रोल में हो। ये तो पांचों के पांचों देश जो है अपने आप में खुद महाशक्तियां हैं, इनको कौन कंट्रोल कर सकता है, किसी के बस की बात नहीं है। यदि भगवान ही कोई इन्हें सद्बुद्धि दे कि भाई आप सबसे बड़े पूरे देश को, पूरे विश्व को जो आगे लीड करने वाले आप लोग ही इस तरह लड़ेंगे, तो बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी क्या स्थिति होगी। अब लेकिन इसमें अमेरिका को भी ना बहुत मुश्किल होने वाली है, इतना आसान नहीं है अमेरिका को भी, क्योंकि जिस तरह रशिया की जो वेपनरी है, जिस तरह उसके पास इक्विपमेंट है, अमेरिका के पास उसका जवाब देने की ताकत इतनी नहीं है। दूसरा, अमेरिका अभी तक जो लड़ता रहा है, जैसा मैंने सबसे पहले कहा था कि वो इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम ऐसे देशों के साथ लड़ता रहा है जो डेवलप्ड कंट्री नहीं थे, जो अपने आप में महाशक्ति नहीं थे। तो यहाँ उसका मुकाबला रशिया के साथ है। तो मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि अमेरिका इस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करे कि युद्ध ना हो, बाकी फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स पूरी होती रहेगी। अमरदीप सर, मान लीजिए कि युद्ध ना हो, इसकी तो खैर सभी लोग कोशिश करेंगे कि ना हो, लेकिन फिर भी अगर जो स्थितियां बन रही हैं, जो बिगड़े हुए हालात हैं, उनको देखते हुए अगर युद्ध होता है तो कितना बड़ा नुकसान पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा? देखिए, जो युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे उनका तो समझिए वो तो तहस-नहस ही, क्योंकि फिर जो है एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल खुलेआम ही होना है, क्योंकि सारे के सारे एटॉमिकली जो है वेपन, मतलब इनके पास, सबके पास बहुतायत में जो है इक्विपमेंट है, और ये सारा जो है इसको फेस करेंगे। जो जनधन की जो हानि होनी है वो तो होगी। उसके अलावा जो दूसरे देश हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, भारत जैसे देश जो एक नॉन अलाइन होंगे, ना अमेरिका के साथ ना रशिया के साथ, उन देशों के भी जो है सभी चीजों में फर्क पड़ेगा। जैसे आजकल सभी लोग एक दूसरे जुड़े हुए हैं, चाहे वो मिलिट्री से जुड़े हो या दूसरे और साजो समाज के खाने पीने के लिए जुड़े हो, तो हर चीज में महंगाई हो जाती है, और सारे देशों के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, हर देश की जनता पे फर्क पड़ेगा। तो एवरीबॉडी गेटिंग इफेक्टेड आफ्टर दिस, यदि ये वार शुरू हो जाती है। बाकी जो देश इन्वॉल्व होंगे उनमें तो जो ये युद्ध की जो विभीषिका है उसका जो अंजाम होता है
कि बोmbardment से जो लोग मारे जाएंगे और जो दूसरे नुकसान होंगे वो अलग है। उसके अलावा जो नॉन अलाइंड कंट्रीज होंगे उनके ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है इसका। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा अगर मान लीजिए युद्ध की स्थिति बनी और युद्ध हुआ, तो जैसा अभी सर ने दो कैटेगरी बताई कि जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होंगे उनका तहस होना तो जायज है, और जो इनडायरेक्टली होंगे, मान लीजिए जैसे भारत पर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, भारत को किस तरीके से और किन परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा? देखिए, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें एक चीज समझना होगी कि रूस के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि अगर उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया, कॉर्नर किया गया, पुश किया गया, तो वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। और उन्होंने कहा वो फुल स्ट्राइक करेंगे और वो यूरोप के और अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से स्ट्राइक करेंगे। और जैसा सर अभी त्यागी सर बता रहे थे कि रूस हथियारों के मामले में बहुत उन्नत है, अमेरिका से भी कई उनके हथियार बहुत उन्नत अवस्था में है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा रहेगा कि अगर, देखिए ये बात तो आप मान के चलिए कि नाटो सेना ज्वाइंटली रशिया के ऊपर भारी पड़ेगी, अकेला अमेरिका जरूर भारी ना पड़े लेकिन ज्वाइंटली उनके ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन अगर पुतिन को कभी भी समझ में आया कि वो शायद हारने वाले हैं या उनकी स्थिति खराब होगी, तो वो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत खराब स्थिति है। और एक बार इस तरह के परमाणु बम का इस्तेमाल शुरू हुआ तो ये दोनों पक्षों से होगा, तो इस दोनों ही पक्षों के लिए बहुत खतरनाक है। अब भारत की स्थिति देखते हैं। भारत की इस पूरी कहानी में बड़ी अजीब सी स्थिति हो रही है। भारत और रशिया का भी दोस्त है, इस समय अमेरिका का भी दोस्त है, भारत के नेटो के भी अधिकांश देशों से, चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इन सबसे बहुत बढ़िया रिलेशन है। तो अब भारत तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये युद्ध हो, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो भारत के पास अगर कोई ऐसा मोमेंट आया जब उसे किसी का पक्ष लेना है तो उसकी स्थिति बहुत खराब है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हम इस समय रशिया का पार्ट लें या उसकी तरफ जाएं, और रशिया भी बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो भारत इस समय मुझे लगता है कि प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है इस मामले में, कि जो बाकी यूएनओ के इन डरने वाले, जो जैसा त्यागी सर बता रहे थे, इंपॉर्टेंट देश तो यही हैं, लेकिन इनके अलावा जो और इम्पोर्टेंट देश हैं उनका एक ग्रुप बनाए और यूएनओ की तरफ से प्रभावी पहल करे और कुछ मध्यस्थता करे इनके बीच में बातचीत की। अभी तक भारत ने बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव कोई भी एक्शन नहीं लिया है, लेकिन मुझे लगता है लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों देश के बीच में भारत ही एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। तो मुझे लगता है एक तो रोल बढ़ाना चाहिए, यूएनओ को रोल बढ़ाना चाहिए, तो युद्ध को तो हर स्थिति में रोकने का प्रयास करना ही चाहिए, अदरवाइज तो ये परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। और इसमें एक और मुझे लगता है कि रूस को ये भी समझ में आ गया है कि अगर वो युद्ध नहीं लड़ेगा तो भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगने वाले हैं। बहुत सारे प्रतिबंध तो पहले से लग चुके हैं और वो प्रतिबंध बढ़ेंगे, तो उसके लिए तो परेशानी बढ़ रही है। तो पुतिन को तो हर स्थिति में फायदा ये होना, युद्ध नहीं हुआ तो भी फायदा है, युद्ध हुआ तो वो अपने लास्ट लड़ाई लड़ेंगे ही, क्योंकि अगर वो जीते तो उनकी ताक बनी और हारे तो फिर तो सबका ही नुकसान है। तो कुल मिला के स्थितियां जो है इसमें मुझे लगता है कि आज की डेट में जिस तरह की एक वार्निंग जारी की गई है रशिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि यूक्रेन से उनके नागरिक निकल जाएं, वैसे ही मुझे लगता है अब भारत के भी काफी 18 से 20 हजार के आसपास जो स्टूडेंट हैं और अन्य नागरिक हैं वो भी हैं। तो ये चेतावनी मुझे लगता है भारत की तरफ से भी अब जाहिर की जाना चाहिए कि वो भी छोड़ें रशिया, क्योंकि स्थितियां तो खराब हो ही रही हैं। बिल्कुल, स्थितियां तो बिल्कुल खराब होती हुई नजर आ रही हैं। समय भी हमारा हो चला है। अमरदीप सर, इस पूरे मामले पर आपकी अंतिम टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, परिस्थितियां तो बहुत विकट है और पूरे विश्व के सभी देशों के लिए बहुत ही निराशाजनक स्थिति है कि विश्व के जो मुखिया देश, जो पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाले देश, वो लड़ने की कगार पर पहुंच गए हैं। और जिस न्यूक्लियर वेपन्स को हम कहते थे कि दे आर डिटरेंट फॉर वॉर, आज उनको यूज करने की स्थिति आ गई है। और जैसा अभी खरे साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात कही कि भारत ने अभी तक बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा नहीं किया, लेकिन भारत को रोल अदा करना चाहिए। ही शुड टेक लीड एंड जाके दोनों से बात करें, दोनों को एक संदेश दे कि शांति में ही पूरे विश्व की भलाई है, सभी देशों की भलाई है। रशिया और अमेरिका दोनों के संबंध हमारे देश के साथ बहुत अच्छे हैं और हम उसमें एक रोल अदा कर सकते हैं। और यदि किसी तरह से हमारा देश, हमारा भारत या हमारे प्रधानमंत्री इसमें सफल हो जाते हैं तो भारत वास्तव में विश्व गुरु और एक पूरे विश्व का सिरमौर बन सकता है,
हमारे लिए भी बड़े एक फख्र की बात होगी। तो ये मतलब प्रधानमंत्री से अपील है या कि वो इनिशिएटिव ले और एक बार एक मैसेज तो करें दोनों को कि बिल्कुल। भाई बात करो आपस में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। विश्व गुरु भारत बन भी सकता है और शांति इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं बेहद जरूरी। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यूक्रेन को लेकर लगातार हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब सर पर मंडराने लगा है। गंभीर हालत में रूस और यूक्रेन तनाव में है। जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी भी दे दी है, अमेरिकी नागरिक तुरंत यूक्रेन छोड़ दे, ऐसा जो बाइडेन ने कहा। और रूस से कभी भी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है और स्थिति को देखते हुए रूस ने युद्धाभ्यास भी शुरू किया, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की दूसरी खेप भी भेजी है। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करें तो वो भी यूक्रेन को अत्याधुनिक मिसाइलें भेज चुका है। तो पूरी निष्कर्ष यही निकलकर सामने आया है कि स्थितियां बेहद खराब है, हालात खराब है, लेकिन भारत एक विश्वगुरु जो बनना चाहता है, शांति के लिए जो काम करना चाहता है, उसके लिए बेहद अहम अभी कड़ी है। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है और इस युद्ध को रोक भी सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।